टाइप्स ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट विच इज रिलेटेड टू रूरल एरिया, which can be further classified into disguised unemployment and seasonal unemployment. Urban unemployment means which is related to urban area. It can also be further classified into industrial unemployment, educated unemployment. तो सबसे पहले हम देखते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स विच इज रिलेटेड टू रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी ही फार्म, जो फैमिली फार्म्स है उसमें लगे हुए हैं, खेती करते हैं। और एग्रीकल्चर एरिया में मोस्टली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। डिस्गाइज्ड मीन्स people engaged in work is more than actually required. Disguised unemployment means कि जितने लोगों की काम करने के लिए जरूरत है, अगर उससे ज्यादा लोग लगे हैं तो जो एक्स्ट्रा पीपल हैं उनको हम क्या कहेंगे? डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कल्टीवेशन के लिए जरूरत है सिर्फ 2 पीपल्स की, और अगर डेली जो 7, मान लो कि फैमिली में 7 मेंबर्स हैं और सारे के सारे फार्म पे चले जाते हैं काम करने के लिए, तो जो 5 लोग जो एक्स्ट्रा हैं उसको हम क्या कहेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्योंकि अगर हम इन 5 लोगों को काम से हटा दें तो जो प्रोडक्शन है वो फॉल नहीं होगा। यानी कि 5 लोगों के हटाने के बावजूद भी जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं इनको हम क्या कहेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। मोस्टली तो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसके जो मेन रीजन है वो फर्स्ट है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। कि रूरल एरिया में आज भी हमें ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती है। तो ज्वाइंट फैमिली में घर में जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे फार्म पे चले जाते हैं काम करने के लिए। तो पहला जो मेन रीजन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सबको पता है कि घर में चाहे एक मेंबर अर्न करे चाहे 2 अर्न करे, सबका काम चल जाएगा। सेकंड जो मेन रीजन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का वो है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। कि जो रूरल एरिया है वहां पे फार्मिंग के अलावा अदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा कम है।
तो क्योंकि अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग अपने ही फैमिली फार्म पे चले जाते हैं और काम करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि एक्चुअल में वो काम नहीं करते। और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मोस्टली तो हमें रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, तो वहां पे भी हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे लोग हैं वो आइडियल हमें दिखाई देते हैं, खाली बैठे रहते हैं। जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग पब्लिक सेक्टर में लगे होते हैं। नेक्स्ट जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है वो है सीजनल, क्योंकि जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो सीजनल एक्टिविटी है। जो लोग मोनोक्रॉपिंग में लगे हैं वो साल के 5 से 7 महीने खाली बैठे रहते हैं, उनके पास करने को कोई काम नहीं होता। यानी कि जब सीजन होता है तो लोगों के पास काम होता है, वो एक्चुअल में काम करते हैं, लेकिन जब सीजन नहीं होता तो उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। और रूरल एरिया में और भी सीजनल एक्टिविटीज हैं, जैसे शुगर केन क्रशिंग, या जो ब्रिक्स का जो ईंटों का जो भट्टा वट्टा लगाते हैं, तो वो भी एक सीजनल एक्टिविटीज होती हैं। और जब ये एक्टिविटीज होती हैं उस टाइम लोगों के पास काम होता है, लेकिन सीजन के बाद लोग बेरोजगार रहते हैं, उनके पास करने को काम नहीं होता। सेकंड हमारी जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Industrial unemployment means unemployment which is related to industries. इसका जो मेन रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है एक तो जो भी हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जो प्राइवेटाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे यहाँ पे एमएनसीज मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ पे जो काम करती हैं, तो वो यूज करती हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, जिसकी वजह से मशीनों का ज्यादा यूज होता है और जो हमारा लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, और रूरल एरिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है और जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है नहीं। तो इसीलिए रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि रूरल एरिया में मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, तो जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मेन रीजन क्या है? एक तो प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है मोस्टली वो काम करता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो वो जो लोग हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पे जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं,
वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, लेबर का यूज कम करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। अनदर जो मेन रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का वो है कि लोग जॉब की सर्च में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं कि उनको इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन रूरल एरिया से जो लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं उनमें स्किल और एक्सपर्टाइज की कमी होती है, क्योंकि रूरल एरिया में एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है और एग्रीकल्चर के अलावा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, इसलिए वहां के लोग जो स्किल और एक्सपर्टाइज के लिए कोशिश नहीं करते। तो उनमें स्किल और एक्सपर्टाइज की कमी होने की वजह से जब वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं तो उनको इंडस्ट्रीज में भी रेगुलर जॉब्स नहीं मिलती, कैजुअल जॉब्स मिलती है। कभी उनको काम मिलता है और कभी उनको काम नहीं मिलता। और जो अनदर रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का वो ये है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन साइज है, हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है, तो लेबर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, जिसकी वजह भी इससे भी जो लोग हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। नेक्स्ट जो टाइप है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बेरोजगार हैं। उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो स्किल और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। कि कहने को तो हमारे पास डिग्रीज हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें काम करना नहीं आता, स्किल और एक्सपर्टाइज की कमी होती है। दूसरा जो एजुकेटेड लोग हैं, सभी लोग ये सोचते हैं कि उनको व्हाइट कॉलर जॉब, फर्स्ट ग्रेड की जो जॉब है वो मिलनी चाहिए, जो बीसी ग्रेड की जॉब्स है वो करना वो पसंद नहीं करते। इसी वजह से भी हमारे यहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो मोस्टली होती है डिस्गाइज्ड, और अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो होती है मोस्टली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मींस कि अर्बन एरिया में जो लोग हैं वो अपने आप को जो भी जो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, और जो अर्बन एरिया है वहां पे जो लोगों के पास अपने फैमिली फार्म्स नहीं होते, न के बराबर होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो फुली अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो रूरल एरिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, और अर्बन एरिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। अब जो अदर टाइप है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन मीन्स फुल टाइम unemployment means people who are willing to work plus who are able to work। जो लोग काम करना चाहते भी हैं और एबल भी हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स कि फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जो ये लोग हैं ये कुछ घंटे या कुछ दिन भी इनके पास रोजगार नहीं है, काम करना तो चाहते हैं, एबल भी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। अनदर जो हमारी टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की वो है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट।
अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि हमारे यहाँ पे 8 आवर्स पर डे अगर कोई काम करता है तो उसको हम कहेंगे फुली एम्प्लॉयड। लेकिन अगर कोई 8 घंटे से कम टाइम के लिए काम करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऐसे लोग जो या तो साल में कुछ महीने काम करते हैं, कुछ महीने काम करते हैं और कुछ महीने नहीं करते, या फिर एक दिन में 8 घंटे से कम टाइम के लिए जो काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। अब एक वीक में 48 आवर्स जो लोग काम करते हैं उनको हम कहेंगे फुली एम्प्लॉयड। लेकिन जो लोग 28 आवर्स तक जो लोग काम करते हैं उनको हम कहेंगे एक्सट्रीमली अनएम्प्लॉयड। और जो लोग 29 आवर्स से 42 आवर्स इन अ वीक काम करते हैं उनको हम कहेंगे लिमिटेड अनएम्प्लॉयड। जो 48 आवर्स इन अ वीक काम करते हैं उनको हम कहेंगे फुली एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन अगर अप टू 28 आवर्स इन अ वीक काम करते हैं उनको हम कहेंगे एक्सट्रीमली अनएम्प्लॉयड। और जो लोग 29 टू 42 आवर्स इन अ वीक काम करते हैं उनको हम कहेंगे लिमिटेड अनएम्प्लॉयड। जो इंटरनेशनल लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं पार्ट टाइम, कि जो लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, मींस जो लोग वीक में 48 आवर्स काम नहीं कर रहे, वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयड। और वो लोग और काम करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास डिग्रीज तो है बहुत ज्यादा, अच्छे क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन उनकी जो इनकम है, जो सैलरी है, वो उनकी बहुत ज्यादा कम है। तो इंटरनेशनल लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जिनके पास फुल टाइम वर्क नहीं है, जो और काम करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी सैलरी जितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, देयर एक्सपर्टाइज, उतनी इनकम उनकी नहीं है, तो उनको भी अंडर एम्प्लॉयड कहा गया है। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये आपकी विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी। विजिबल मीन्स जो दिखाई देती है, कि अगर आपको 48 आवर वर्क नहीं मिल रहा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई देती है। और इनविजिबल मीन्स कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन वो विजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बहुत क्वालिफाइड, एक्सपर्ट, स्किल्ड पर्सन है और वो पियोन की जॉब कर रहा है, तो ही इज अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि उसकी स्किल और एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग उसको ए ग्रेड जॉब पे होना चाहिए। या फिर अगर अकॉर्डिंग टू स्किल और एक्सपर्टाइज किसी की सैलरी होनी चाहिए 1 लाख पर मंथ और वो काम कर रहा है 10 या 15,000 पर मंथ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो देखने में तो हमें लग रहा है कि ही इज वर्किंग, बट इन एक्चुअल ही इज अंडर एम्प्लॉयड। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जो लोग 48 आवर्स इन अ वीक काम नहीं करते उनको हम अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखते हैं। वो विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी। नेक्स्ट जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट
और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Structure means which is related to structure, which is related to change in technology. For example, जब हमारे यहाँ पे शुरू में कंप्यूटर आए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग बेरोजगार हो गए थे जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट विच इज रिलेटेड टू चेंज इन टेक्निक, कि अगर एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए और वर्कर्स को वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना ना आए, तो जब तक वो उस टेक्निक को सीख नहीं लेते तब तक वो बेरोजगार रहते हैं और उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हमारे यहाँ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू चेंज इन जॉब्स, कि अगर आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब को ढूंढते हैं तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है एक जॉब को छोड़ने का और दूसरी जॉब को प्राप्त करने का, जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिलती तो जो टाइम पीरियड है 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो शादी करके अपने हस्बैंड के घर चली जाती हैं, तो पहले वहां जहाँ पे वो जॉब करती है वो जॉब उनको छोड़नी पड़ती है। तो पुरानी जॉब छोड़ने से लेकर और जो नई जॉब जब तक उनको नहीं मिल जाती तो उस टाइम की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स किसी भी कंट्री में 4 ट्रेड साइकिल्स होते हैं कि सबसे पहले धीरे धीरे रिसेशन आना शुरू होता है। रिसेशन के बाद जब बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड डाउन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद फिर धीरे धीरे सिचुएशन हमारी करेक्ट होना शुरू करती है जिसको हम बोलते हैं रिकवरी। और फिर जब बहुत ज्यादा मार्केट में जीडीपी ग्रोथ रेट हाई हो जाए तो जिसको हम बोलते हैं बूम। तो ये जो ट्रेड साइकिल है पहले स्टार्ट होती है रिसेशन से, धीरे धीरे मंदी आना शुरू होती है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, डिफ्लेशनरी गैप। तो रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर धीरे धीरे जो सिचुएशन है डिप्रेशन की रिकवर होना शुरू होती है और फिर बूम की सिचुएशन आ जाती है। ऐसे ही जो ये ट्रेड साइकिल्स हैं ये हमेशा चलते रहते हैं। तो ये जो ट्रेड साइकिल्स हैं इनमें जब रिसेशन की हम बात करें तो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होती है, जब डिप्रेशन की सिचुएशन पे आ जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार होना शुरू होता है, रिकवरी होती है, तो फिर से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। और जब बूम की सिचुएशन आ जाती है तो फिर लोगों के पास बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम पाई जाती है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन किसी ट्रेड साइकिल में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है और किसी ट्रेड साइकिल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ट्रेड साइकिल से रिलेटेड जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मोस्टली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है। जो ट्रेड साइकिल से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो इंप्रूव हो जाती है कि यहाँ डिप्रेशन पे आए तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, फिर धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिलना शुरू होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है। क्रोनिक मीन्स कि फुल टाइम लोग बेरोजगार हैं ड्यू टू कैपिटल डेफिशिएंसी। कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है और उसमें भी हमारा जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। जो डिपेंड लोग हैं उनका बर्डन
ज्यादा है। तो जब लोग कंजम्पशन करने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो इट मींस सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होती, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कैपिटल डेफिशिएंट रहती है। यानी कि हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए जितनी कैपिटल, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उतनी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलता। और दूसरा कैपिटल डेफिशिएंसी का मेन जो रीजन है वो ये भी है कि हमारे यहाँ पे इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में की जाती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इनपुट ज्यादा लगता है और जो आउटपुट होता है वो कम होता है। यानी कि पर लेबर ज्यादा इनपुट की जरूरत होती है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी लोगों के पास काम नहीं होता, क्योंकि पर लेबर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें पर लेबर जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें इनपुट ज्यादा लगता है और जो आउटपुट होता है वो कम होता है। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली परमानेंट टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, यानी कि क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा को कौन कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्टेड कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो कौन कलेक्ट करता है। एक तो हमारे यहाँ पे सेंसस रिपोर्ट, जो सेंसस रिपोर्ट है उनसे हमें पता चलता है, क्योंकि जो सेंसस है उसमें फुल डेमोग्राफिक जो डिटेल्स है वो होती है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या उनकी डेथ रेट है, बर्थ रेट है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी प्राइमरी सेक्टर में लगी है, कितनी सेकेंडरी में लगी है, कितनी टर्शरी में लगी है, क्या उनका डिपेंडेंसी रेशो है। तो जो सेंसस रिपोर्ट है उनसे हमें अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा मिलता है। सेकेंड, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा कलेक्ट करती है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट वो हमारी है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भी एक कंप्यूटर बेस्ड पीएलएफ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो एनएसएसओ की ही एक डिपार्टमेंट हम कहेंगे कि जो कंप्यूटराइज्ड है, जो अनएम्प्लॉयमेंट से डेटा जो पब्लिश करता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सप्लाई। और नेक्स्ट हमारे हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो डेटा जो बेरोजगार लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है कि कितने लोग हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है वो है सेंसस रिपोर्ट्स, एनएसएसओ, और इसमें भी एक ये जो डिपार्टमेंट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सप्लाई, और थर्ड जो है वो हमारा है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके जो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो उस डेटा से भी हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला जो कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का वो हमारा है पॉपुलेशन साइज। कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारी,
सबसे पहले चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। तो हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ज्यादा है, और जो हमारी ग्रोथ रेट है वो हमारी कम है। यानी हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम है, इसीलिए हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोजगार नहीं मिल पाता। सेकंड जो रीजन है वो हम यही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट है कंट्री की वो बहुत ज्यादा कम है। हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन को देखते हुए उसकी जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए उतनी ग्रोथ रेट नहीं है। नेक्स्ट जो कॉज है पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है, और रूरल एरिया में जो मेन उनका ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग। और रूरल एरिया में फार्मिंग के अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनकी बहुत ज्यादा कमी है। तो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो मोस्टली अपने ही फैमिली फार्म पे काम करते हैं। वो एक्चुअल में काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास काम नहीं होता। एक फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो सभी अपने फार्म पे चले जाते हैं काम करने के लिए, और दिखाई देता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग काम नहीं कर रहे होते, वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं।